तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले आपको एक रिकॉर्ड बताना चाहूँगा। और ये रिकॉर्ड एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद आपकी अंतरात्मा को आज अंदर तक झकझोर के रख देगा कि हमारा देश कहाँ पे जा रहा है। हमारे देश में जहाँ 7 दिन नवरात्रि रहती है, 9 दिन की नवरात्रि रहती है, कहीं 7 दिन मानते हैं, कहीं 9 दिन मानते हैं। 9 दिन हम कन्याओं को पूजते हैं, 9 दिन हम कन्याओं को बाकायदा उनका पैर धुलते हैं, अपने पहने हुए कपड़े से, जो कपड़ा हम पहने होते उसी से उनके पाँव को पोंछते हैं, खाना खिलाते हैं, पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। और बाकी के जो बचे और दिन है उनमें उन्हीं बच्चियों के साथ क्या कुछ होता है, इसी से संबंधित एक रिकॉर्ड है। और इस रिकॉर्ड के हिसाब से साल 2022 में हर दिन लगभग 66 रेप के मुकदमे दर्ज हुए, कंप्लेन हुई, एफआईआर हुआ। आप सोच के देखिए कि 66 मामले ऐसे थे जो दर्ज हुए हर दिन। यानी अभी न जाने कितने ऐसे मामले होंगे जिसमें परिजनों तक बात पहुंची। परिजन भी बात पुलिस तक नहीं लेके गए, समाज के डर से, सोसाइटी के डर से। इसमें भी कई मामले अभी ऐसे होंगे जो बच्ची के साथ गलत काम हुआ, बच्ची ने शायद इसलिए परिवार वालों को नहीं बताया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जाऊं बताऊं, परिवार वाले दुखी हो जाएं, परेशान हो जाएं, मुझे गलत समझ लें या फिर मेरी पढ़ाई लिखाई छुपा दें। तो आप सोचिए कि 66 तो रिकॉर्ड मामले हैं। तो अगर ऑन द एवरेज अगर हम लोग निकालें अपनी बुद्धि के हिसाब से तो टोटल 150 के पार ये मामला जाता है। और एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि हर 4 मिनट पे हमारे देश में एक रेप हो जाता है। ये रिकॉर्ड आज आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज की जो कहानी है, ये कहानी भी इसी रिकॉर्ड में एक नंबर और बढ़ा देगी। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें आपको इंसानियत, मानवता, रिश्ते नाते, छोटा बड़ा, अदब लिहाज, इन सारी चीज़ों का खून होता हुआ भी दिखाई देगा। और साथ ही आरोपी ने जो कुछ किया, जिस हिसाब से घटना को अंजाम दिया, जिस हिसाब से सारी चीज़ें की, जिस हिसाब से सबूत को मिटाया, ऐसे दरिंदे, ऐसे राक्षस शायद हमारे देश में बहुत कम पैदा हुए हैं। और ऐसे राक्षसों के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, कभी कभार लगता है कि हमारा संविधान भी ऐसे राक्षसों के लिए छोटा है। आज की कहानी राजस्थान की है, राजस्थान के उदयपुर की है। और इसी उदयपुर में एक थाना लगता है, मावली थाना। और इसी मावली थाने में एक गांव है, लोपड़ा गांव। मामला इसी साल 2023 का है, इसी साल 2023 के मार्च महीने का है, जब इसी लोपड़ा गांव में एक आदिवासी परिवार में बड़ी गरीबी थी। जैसे तैसे करके परिवार वाले रहते थे, ज़्यादा पैसे नहीं थे। जो परिवार का मुखिया था बेचारा जाता था, किसी की खेत में मजदूरी करता था, वहाँ से पैसे लाता था, तो उस पैसे से फिर अपने खेत के लिए कुछ सामान खरीदता, जुआई बुताई करता और अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार का जैसे तैसे करके गुजारा करता। घर में एक छोटी सी बिटिया थी, लगभग 8-9 साल की। बाप की इच्छा थी कि जो बिटिया है पढ़ लिख के आगे बढ़े, कुछ जीवन में आगे करे, जो चीज़ें बाप को, पूरे परिवार को, पूरे ख़ानदान को नहीं मिली, ये चीज़ें इस बेटी को मिले। तो भले ही परिवार में पैसे कम थे, लेकिन जो पिता था अपनी इस 8-9 साल की बच्ची को पढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करता था। बिटिया भी स्कूल जाती, स्कूल से फिर लौट के आती, उसके बाद फिर अपने पिता के साथ खेत में जाती, जहाँ उसके पिता काम करते रहते, वहीं पे बैठी रहती। पिता को प्यास लगती तो बिटिया पानी देती और पिता भी खुश रहता, चूँकि कोई था जो साथ में खड़ा होता था, उसके बोलता रहता था, मन लगा रहता था, काम भी जल्दी निपट जाता था, थकान भी पता नहीं चलती थी। बिटिया का भी यही रूटीन था कि स्कूल से आना, उसके बाद पिता के पास जाना। परिवार वाले भी इस चीज़ के आदी थे। और इसी बीच एक तारीख आती है, 29 मार्च साल 2023, यानी आज से अगर जोड़ा जाए तो लगभग 5 से 6 दिन पहले की ये बात है, जब ये बिटिया स्कूल से आती है। आने के बाद खाना वगैरह खाती है, खाने के बाद अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं जा रही हूँ बापू के पास, वहीं रहूँगी और बापू के पास से ही फिर उन्हीं के साथ लौट के आऊँगी। अब डेली का रूटीन था तो माँ को भी लगता है कि चलो ठीक है, जा रही है, इसी बहाने गाँव में कहीं इधर उधर घूमने नहीं जाएगी और बाप के पास रहेगी तो ठीक ही है। माँ भी भेज देती है, बिटिया भी हंसते हंसते जाती है। वक्त गुजरता है, बाप जो था जब आने का वक्त होता है तो बाप लौट के आता है। अब माँ देखती है कि जो बिटिया है वो आई नहीं और बाप जो है वो आ चुका है, तो माँ फिर पूछती है कि
आखिर बच्ची कहाँ गई, बच्ची आई क्यों नहीं। अब इस पे पिता कहता है कि वो तो मेरे पास आई ही नहीं थी। अब माँ कहती है कि ये तो तुम्हारे पास गई थी, तो आई कैसे नहीं। ज़रूर गांव में किसी के घर रुक गई होगी, उसका तो स्वभाव ही है कि जहाँ जाती है वहीं की होके रह जाती है। चलो खोजो, और अगर आज मिलेगी तो आज उसकी अच्छी खातिरदारी करेंगे। अब मन में गुस्सा भी था, मन में प्यार भी था। आखिर बिटिया बाप के पास जाने को बोली थी और वहाँ पे गई नहीं थी। लिहाजा जो उसके माता पिता थे उसको खोजने के लिए इधर उधर निकलते हैं और गांव में जहाँ जहाँ वो जा सकती थी हर उस घर पे जाते हैं। जाने के बाद पूछते हैं कि क्या बिटिया आई थी। हर जगह से जवाब मिलता है कि बिटिया तो नहीं आई थी। अब जैसे जैसे एक एक घर निपटता जा रहा था, जो बिटिया के माँ बाप थे वो भी धीरे धीरे परेशान हो रहे थे कि आखिर कहाँ चली गई। ऐसे ऐसे घरों पे भी माँ बाप गए पूछने जहाँ पे वो कभी जाती भी नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि जब आदमी का ऊँट खोता है तो आदमी उसको मटकी में भी खोज लेता है। घर वाले खोजते रहते हैं, धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और जब हर एक घर पे घर वाले पूछ चुके थे और उन्हें कहीं से भी बेटी का पता नहीं चलता, तब घर वालों की हवा खराब होती है। उन्हें डर लगता है कि कहीं बेटी के साथ कुछ हादसा ना हो गया हो, कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो बिटिया को उठा ले गया हो, कोई बच्चा चोर तो नहीं आया। अब मन में तरह तरह के अलग अलग ख्याल, तरह तरह की बातें। अब गांव वाले भी देखते हैं कि एक आदमी है जो अपनी बिटिया को खोज रहा है, और गांव में तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक दूसरे के दुख में सब लोग खड़े हो जाते हैं। तो फिर धीरे धीरे पूरे गांव के लोग उस बिटिया को खोजते हैं, घंटों तक कड़ी मशक्क़त करते हैं, लेकिन जब कहीं से भी उस मासूम का पता नहीं चलता, तब गांव वाले कहते हैं कि चलो थाने चलते हैं, FIR करते हैं। अब बिटिया के जो परिजन थे वो थाने जाते हैं, माउली थाना। वहाँ पे बताते हैं कि कैसे उनकी बिटिया निकलती है अपने बाप के पास जाने के लिए, लेकिन फिर वहाँ पे पहुँचती नहीं और घर भी लौट के नहीं आई। अब थाने वाले जब ये बात सुनते हैं तो हर बार की तरह इस मामले को भी हल्के में लेते हैं। लेने के बाद कहते हैं कि ठीक है, अपनी बिटिया की फ़ोटो दे दो और डिटेल वगैरह दे दो, हम खोज देंगे। अब माँ बाप डिटेल वगैरह देते हैं। देने के बाद घर वापस आ जाते हैं और पूरी रात गुजर जाती है। अब घड़ी की सुई जैसे जैसे चल रही थी, माँ बाप की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। कभी बाहर निकल के खोज रहे हैं, कभी राह ताक रहे हैं। इसी बीच सुबह हुई। माँ बाप को उम्मीद थी कि पुलिस वाले आएंगे, जांच पड़ताल करेंगे, लेकिन ना तो कोई पुलिस वाला आया, ना ही कोई जांच पड़ताल हुई। अब माँ बाप को पुलिस से उम्मीद थी, पुलिस वाले कोई काम कर नहीं रहे थे। गांव वाले के पास माँ बाप जाते हैं, फिर से मदद की गुहार लगाते हैं। गांव वाले बेचारे फिर अगले दिन खोजने निकलते हैं। हर एक नदी, हर एक तालाब, हर एक कुआं, जहाँ जहाँ बिटिया के कुछ ऐसे चीज़ होने की आशंका जा रही थी कि वहाँ पे चोट लग गई होगी, या फिर गिर गई होगी, या फिर डूब सकती है, या फिर करंट लग गई होगी, जहाँ जहाँ जैसे जैसे जिसके दिमाग में जो जो बातें आ रही थी, गांव वाले हर उस जगह पे जा रहे थे, बिटिया को खोज रहे थे। 29 तारीख को ये गायब हुई थी, यानी 29 तारीख को तो FIR दर्ज हुई थी। कहीं कहीं माना ये भी जा रहा है कि 27 तारीख को ही गायब हुई थी। 30 तारीख आ गई, अगर 27 को गायब हुई तो देखिए लगभग 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन गांव वाले और पुलिस वाले उस बिटिया के बारे में एक भी सबूत नहीं पा रहे थे। 30 बीता, 31 बीता, और जब इतने दिन गुजर गए और बिटिया का पता नहीं चला और पुलिस भी उस हिसाब से काम कर नहीं रही थी, तो माँ बाप को लगा कि अब कुछ जाते हैं किसी नेता विधायक के यहाँ, उन्हीं का पैर पकड़ते हैं, शायद वो कुछ कह दें तो पुलिस वाले काम कर दें, चूँकि ये पुलिस वाले खोज नहीं रहे थे। अब गांव वाले और जो बिटिया के परिजन थे वो जाते हैं माउली विधायक धर्मनारायण जोशी के पास। बताते हैं कि साहब, आपके यहाँ के ही हम वोटर हैं, आपके यहाँ के नागरिक हैं, आपको वोट दिया था और हिसाब से हमारी बच्ची गायब है और कोई मदद नहीं कर रहा। अब धर्मनारायण जोशी जो वहाँ के विधायक थे, जब ये बात सुनते हैं तो उनको लगता है कि काम क्यों नहीं कर रहे हैं पुलिस वाले, उनके इलाके में ऐसी बात हुई है। जो विधायक जी थे फ़ौरन ACP को फ़ोन करते हैं, विकास शर्मा सर को, और उनसे कहते हैं और बताते हैं कि किस हिसाब से एक बच्ची गायब है, 3-4 दिन गुजर चुके हैं और पुलिस वाले अभी तक कुछ कर नहीं रहे हैं। उसके बाद कहते भी हैं कि आप मामले को जल्द से जल्द सुलझाइए, नहीं तो फिर ये मामला थोड़ा ऊपर तक जाएगा तो आपको भी दिक्कत होगी। अब विधायक का फ़ोन SP के पास आता है तो SP भी परेशान होते हैं कि मामला इतना हाई प्रोफाइल हो रहा है और पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे हैं। फ़ौरन माउली थाने के जो CEO थे उनको तलब किया जाता है, उनको आदेश दिया जाता है कि इस मामले को हाई प्रोफाइल बनाओ, इस मामले को सबसे टॉप लिस्ट पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो,
और इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाओ। अब जब ऊपर से प्रेशर आया तब जाके पुलिस वाले जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं। घर पे आते हैं, सारी चीज़ पूछते हैं, फिर वही दुश्मनी का एंगल, दोस्ती का एंगल, किसी पे कोई शक तो नहीं, किसी से कोई पुरानी रंजिश तो नहीं, ये तमाम तरह के सवाल पूछते हैं। लेकिन फिर जवाब वही था कि साहब हम गरीब लोग हैं, रोजी रोटी चलाने के लिए तो दूसरों के खेत में मजदूरी करनी पड़ती है, तो इतनी क्षमता या फिर इतनी ताकत कहाँ कि किसी से दुश्मनी ले सकें, किसी से कोई रंजिश पाल सकें। रोटी पानी का जुगाड़ हो जाए वही बड़ी बात है, दुश्मनी तो बहुत दूर की बात है। और हमें किसी पे कोई शक नहीं है। अब घर वालों को भी किसी पे कोई शक नहीं था। आसपास के लोगों से भी पूछते हैं तो वो भी कहते हैं कि बिटिया तो ऐसी थी कि पूरा गांव उसे प्यार करता था। अब पुलिस वाले और परेशान कि घर वालों को भी किसी पे डाउट नहीं, गांव वाले भी बता रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर शक किया जा सके। बहरहाल अब पुलिस वाले पूछताछ करके लौट जाते हैं और 31 तारीख भी बीत जाती है। लेकिन इसी बीच 1 तारीख की सुबह सुबह वहीं पास में एक खंडहर था, एक टूटा हुआ मकान था और उसी मकान से बड़ी तेज़ बदबू आती है। जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा था बदबू भी तेज़ होती गई। शुरुआत में गांव वालों को लगा कि शायद कोई जानवर हो, मर गया होगा, क्योंकि गर्मी भी आ रही है तो कोई जानवर था शायद प्यास से मर गया। लेकिन अब बदबू तेज़ हो रही थी तो फिर गांव वालों को लगा कि चल के देखा जाए आखिर क्या है, अगर कोई जानवर हो तो उसको वहाँ से हटवाया जाए। अब जब गांव वाले उस खंडहर के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि 3 अलग अलग बोरे पड़े हुए हैं और ये बदबू भी इन्हीं बोरों से आ रही है। अब एक बोरा, उसके अंदर बदबू, और कुछ दिन पहले एक गायब बच्ची। और ऐसे मामले आए दिन आ भी रहे हैं तो गांव वालों को लगा कि ज़रूर इस बोरे में कुछ ऐसा है जो शायद नहीं होना चाहिए। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन जाता है, पुलिस आती है अपनी पूरी टीम के साथ, चाहे एफएसएल की टीम हो चाहे डॉग स्क्वाड की टीम हो, और फॉरेंसिक टीम वाले भी आते हैं और बड़ी संज्ञानता के साथ उस बोरे को जब खोला जाता है तो बोरा जैसे ही खुलता है लोगों की चीखें निकल जाती हैं। दरअसल बोरे में कहीं हाथ का टुकड़ा पड़ा हुआ था, कहीं पैर का टुकड़ा पड़ा हुआ था, कहीं कटी हुई कमर पड़ी थी, कहीं उंगलियां पड़ी थी, कहीं धड़ पड़ा था, कहीं सर पड़ा था। यानी तीनों बोरों में लगभग 10 बच्चे के टुकड़े पड़े हुए थे। टोटल 10 टुकड़े थे, 3 अलग अलग बोरे थे। फ़ौरन ही चेक किया जाता है तो ये जो बोरा था और ये जो बच्ची की लाश थी ये कोई और नहीं, यही कुछ दिन पहले गायब हुई 8-9 साल की बच्ची थी। लाश लगभग डिकम्पोज हो चुकी थी, यानी लगभग सड़ चुकी थी। अब गांव वाले जब ये मंज़र देखते हैं और घर वाले भी जब देखते हैं तो उनका रो रो के बुरा हाल। जैसे तैसे करके मामले को पुलिस वाले संभालते हैं, बॉडी को लेके वहाँ से जाते हैं और एमबी हॉस्पिटल भेजते हैं पोस्टमार्टम के लिए। अब लाश के टुकड़े और बॉडी पे कपड़ा भी नहीं। अब गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। गांव वालों को लगा कि शायद इस बच्ची के साथ रेप हुआ है, चूँकि बॉडी पे कपड़ा नहीं, और जिस हिसाब से बॉडी के टुकड़े किए गए मानो इस बच्ची की किसी से ने नरबली दे दी और कोई ऐसा तांत्रिक या फिर कोई ऐसा उघड़ है जो घूम रहा है और लोगों के लिए खतरा है। अब जैसे ही बच्ची की लाश मिली और ये सारी बातें हुई, लाश इतनी गंदी हालत में मिली, फ़ौरन ही लोगों का गुस्सा फूटा। तमाम आदिवासी और तमाम लोग इकट्ठा हुए, फ़ौरन सड़क जाम किया गया। अब पुलिस वालों के ऊपर भी प्रेशर बना कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए, चूँकि जिस हिसाब से उस बच्ची के साथ दरिंदगी दिखाई गई थी, ऐसी चीज़ें बहुत कम होती हैं। अब बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई, पोस्टमार्टम हुआ। गांव में बेहद तनाव का माहौल था। जैसे तैसे करके बॉडी को फिर से परिवार वालों के हवाले किया गया, चूँकि बॉडी लगभग सड़ चुकी थी तो जल्द से जल्द उसका अंतिम संस्कार भी करवाना था। डीआईजी भी आए, आईजी भी आए, एसपी भी आए और हायर रैंक के अफसर आए, न जाने कितनी पुलिस फोर्स लगाई गई। गांव को पूरा एक तरह से धारा 144 लगा दिया गया। पूरे गांव में चप्पे चप्पे पे पुलिस वाले खड़े हैं और इतनी सिक्योरिटी के बीच तब जाके इस बच्ची का अंतिम संस्कार हुआ। बच्ची का अंतिम संस्कार हो चुका था, लेकिन सवाल फिर वही था कि आखिर इतनी बड़ी दरिंदगी को अंजाम किसने दिया। अब पुलिस वाले फिर से जांच पड़ताल करते हैं और मीडिया का, पुलिस का, इन सारे लोगों का प्रेशर भी, खासकर जो लोकल मीडिया थी उनका प्रेशर भी बनता गया। अब जांच करनी थी, लेकिन अब एक दिक्कत थी कि यहाँ ना कोई टेक्निकल टीम काम आ सकती थी, ना कोई सीसीटीवी कैमरा था, ना ही यहाँ पे कोई सर्विलांस लगाया जा सकता था, ना ही यहाँ पे कोई सीडीआर खंगाला जा सकता था। और इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ब्रूटल रेप
प्लस ब्रूटल मर्डर, इन दोनों चीज़ों की पुष्टि हुई। अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब लोगों के सामने आई तो और गुस्सा फूटा। बहरहाल जो वहाँ के एसपी थे विकास शर्मा, उनको पता चल चुका था कि ये जो मामला है ये कोई एक्सपर्ट्स ऐसा नहीं था कि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल टीम लगेगी। इसमें जो एक्सपर्ट्स होंगे ऐसे मामलों को सुलझाने में, खासकर जो ग्रामीण पुलिसिंग यानी बेहद बेसिक और प्राचीन तरीके से जो अनुसंधान करते हैं, वही इस मामले को सुलझा सकते हैं। लिहाजा अब जो एसपी विकास शर्मा थे वो बराबर एक टीम बनाते हैं। टीम बनाने के साथ साथ फिर से गांव में जाते हैं, जाने के बाद पूछताछ करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं और अलग अलग एंगल पे अलग अलग लोगों से छानबीन करते हैं। और सारी छानबीन में, सारी पूछताछ में महज एक बात क्लियर हुई कि जो आरोपी है वो कोई बाहर का नहीं था। आरोपी इसी गांव का है और आज भी लोगों के बीच है और हो सकता है कि पुलिस के आजू बाजू ही खड़ा हो। चूँकि जिस हिसाब से सबूत मिल रहे थे, जिस हिसाब से चीज़ें मिल रही थी, कहीं से इस बात का कोई सुराग मिल ही नहीं रहा था कि कोई बाहर ही आया हो। बहरहाल अब आरोपी गांव के बीच में था तो पुलिस वाले भी अब अपना एक कार्ड खेलते हैं। सादी वर्दियों में अलग अलग पुलिस वालों को तैनात करते हैं। इनडायरेक्टली किसी के घर में घुस जाना, इनडायरेक्टली किसी के पास चले जाना, इनडायरेक्टली किसी से बात करना। चूँकि इनको कातिल पकड़ने से पहले अब क्राइम सीन पकड़ना था, चूँकि जहाँ पे क्राइम सीन हुआ होगा वहीं के आसपास का कातिल भी होगा और हिसाब से चीज़ों को वारदात कहीं एकांत में ही दिया जा सकता है। लिहाजा पुलिस वाले के घर में बड़ी बारीकी से जाते हैं, हर एक घर को चेक करते हैं। तो कहा जाता है कि दीपक तले अंधेरा। सारे घरों को जब ढूंढ के थक जाते हैं और कहीं से कुछ मिलता नहीं, तब जाके जो सबसे करीबी था, जो जांच में सबसे ज़्यादा आगे था, एक आदमी जिसका नाम कमलेश राजपूत, 21 साल का ये लड़का पुलिस के साथ बराबर जांच कर रहा था, हर जगह खड़ा था, सबसे ज़्यादा परेशान था, सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहा था। जब इसके घर में पुलिस वाले गए तो इसके घर में कुछ खून के धब्बे मिले और ये घर उस क्राइम सीन से जहाँ लाश फेंकी गई थी वहाँ से लगभग 200 मीटर और इस बच्ची के घर से महज चंद कदम की दूरी पे था। अब खून के धब्बे मिलना और साथ ही कुछ प्राइवेट पार्ट्स के कटिंग और अलग अलग चीज़ें मिलना, फ़ौरन ये पुलिस वाले इस कमलेश को उठाते हैं। चूँकि ये मामला उसके कमरे से मिला था, कमलेश को उठाने के बाद थाने लेके जाते हैं। अब गांव वाले देख रहे हैं कि गांव का एक लड़का उठ गया, तो उनको तो कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। बहरहाल जब कमलेश राजपूत को पुलिस वाले उठाते हैं, थाने लेके जाते हैं और सख्ती से पूछताछ करते हैं, तो फिर फाइनली अपना जुर्म कबूलता है और अपना एक बाले जुर्म करते हुए बताता है कि जिस रात बच्ची गायब हुई थी, दरअसल बच्ची अपने खेत पे जा रही थी अपने पिता से मिलने। इसको भैया भैया कहती थी, बराबर इसके साथ खेलती थी, 8-9 साल की बच्ची थी। इसके गोद में अक्सर आया जाया करती थी, जब भी उसे कुछ चाहिए होता था ये दुकान वगैरह पे ले जाके दिलवा भी देता था, तो इसको एकदम बड़े भाई जैसा मानती थी। ये जा रही थी, कमलेश बैठ के अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था और गेम खेलते खेलते जब ये देखता है कि ये जा रही है, तब इसके मन में हैवानियत जगती है। हैवानियत जगने के साथ फ़ौरन उस बच्ची को ये बुलाता है, कहता है कि यहाँ आओ। अब बिटिया बिल्कुल इसके मुँह लगी हुई थी, तो बेचारी आ जाती है और ये कहता है कि आओ अंदर, तुम्हें टॉफ़ी देता हूँ। वो बेहद खुशी मन से भैया भैया करते हुए पीछे पीछे आती है और जैसे ही वो बिटिया अंदर आती है, कमलेश उसके ऊपर टूट पड़ता है। टूटने के बाद फिर उसके साथ गलत काम करता है। गलत काम करने के बाद इसका प्लान था कि बिटिया को छोड़ देगा, लेकिन बच्ची इतनी छोटी थी कि जब उसके साथ गलत काम हुआ, उसके साथ रेप हुआ, तो उसकी शारीरिक हालत बिगड़ने लगी, एकदम अत्याधिक ब्लीडिंग होने लगी और तमाम तरह की उसको दिक्कतें होने लगी। तब इसे लगा कि अब अगर इसको छोड़ा तो बाहर जाएगी, ये बताएगी और मैं फंस जाऊंगा। लिहाजा फिर उसका गला घोट के उसका कत्ल कर देता है। अब इधर ये कत्ल करता है, कत्ल करने के बाद फिर देखता है कि उसके माँ बाप खोज रहे हैं। धीरे धीरे ये मामला भी बढ़ता जा रहा है, तो फिर इसे लगता है कि अब लाश कहाँ ठिकाने लगाएं, कहाँ ठिकाने लगाएं। अब कुछ समझ में आ नहीं रहा था इसे, तो फिर एक दिन का इंतज़ार करता है। अगले दिन फिर बाकायदा जब देखता है कि FIR वगैरह हो चुकी है और पुलिस वाले शायद अभी मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, लेकिन बाद में लें, तो गंभीरता से लेने और ना लेने के बीच का जो फासला मिला, उसी फासले में फिर ये जाता है और एक बड़ा सा हथियार लेके आता है। उसी हथियार से फिर ये बॉडी के 10 अलग अलग टुकड़े करता है। टुकड़े करने के बाद उन टुकड़ों को फिर पैक करके अपने ही घर में रखता है। यानी टोटल ये 2 दिन तक उस लाश को
अपने उस 2 कमरे के घर में रखता है। अब यहाँ से एक सवाल ये भी उठता है कि अगर बेटा ऐसा कर रहा था तो जो कमलेश राजपूत के पिताजी राम सिंह राजपूत थे और उनकी जो माँ थी, क्या उनको भनक नहीं लगी? अब पुलिस बहरहाल इस एंगल पे जांच कर रही है, क्योंकि ये मामला अभी कल ही खुला। अब इसके बाद फिर टुकड़े करता है, टुकड़े करने के बाद फिर जाता है खंडहर, देखता है वहाँ पे फेंक देता है। फेंकने के बाद फिर पुलिस वालों के साथ बराबर लगा हुआ था जांच पड़ताल में। अब पुलिस वाले पूरा बयान सुनते हैं और उसके बाद फिर इसके ऊपर 376, 302 और सबूत मिटाने ये सारे धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हैं। साथ ही अब इसके ऊपर 14 दिन का और पूछताछ होगा। इसके बाद फिर इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। 10 दिन बाद इसके ऊपर चालान होगा। जो कुछ होगा मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको टाइम टाइम पे बताता रहूँगा। लेकिन ऐसे मामले अक्सर कलेजे को कचोट देते हैं। अगर कोई ऐसा हो जो बाहरी हो, वो गलत काम करे तो समझ में आता है, लेकिन एक 8 साल की बच्ची, एक 21 साल का लड़का, संबंध में दोनों भाई बहन, उसके बाद भी उस मासूम को बहका के ऐसे काम। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और आपसे आज तक नहीं कहा लेकिन आज कहूँगा कि इस कहानी को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लोगों तक पहुँचे। और आज इस कहानी को मैंने चूज़ भी इसीलिए किया ताकि ये मामला कहीं से दब ना जाए और कमलेश राजपूत जो है वो सज़ा ना पाए या फिर कुछ उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाए। तो शेयर कीजिएगा, इस मामले को थोड़ा सा हाई प्रोफाइल कीजिएगा ताकि किसी बिटिया को इंसाफ मिले और ऐसी मिसाल पेश हो कि शायद ऐसी चीज़ें फिर दोबारा ना हो। तो फिलहाल ये थी पूरी बात। अब आते हैं कल के सवाल पे। और कल का सवाल था कि एक दिन के लिए किसी जगह को भारत की राजधानी बनाई गई थी, तो वो जगह कौन सी थी और कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद, जो इस समय प्रयागराज है, उसको हमारे देश की राजधानी बनाया गया था। चूँकि 1 नवंबर 1858 को एक मीटिंग होनी थी, बेहद हाई प्रोफाइल मीटिंग थी, जिसमें क्वीन एलिजाबेथ के एक पत्र को पढ़ा जाना था। तो उसी उपलक्ष्य में इसको एक दिन की राजधानी बनाई गई थी। चूँकि कोलकाता से लेके और इधर दिल्ली के बीच में ये जगह कोऑर्डिनेट कर रही थी, तो इसी को बनाया गया और फिर क्वीन एलिजाबेथ के पत्र को पढ़ा गया। तो इस सवाल का सही जवाब दिया है सनातनी संस्कृति जी हैं, महेंद्र मीना जी हैं, किड्स अड्डा जी हैं, इनका असली नाम BL यादव है, सत्येंद्र ब्लॉग जी हैं, आतिफ इकबाल जी हैं, ये पाकिस्तान से हैं, और धर्मेंद्र जी हैं, कुलदीप सिंह जी हैं, सुहास पारकर जी हैं, सिस्टर बुटीक, जोसेफ भाई हैं और डिज़ाइन जी हैं, डिज़ाइन बेसिकली इनके चैनल का नाम है, मीनाक्षी अरोरा जी हैं, विशाल खान जी हैं, आप तो बड़े बड़े अजीज़ मित्र हैं, शुरुआत से लेके अभी तक आपका साथ मिला, मनीष पाठक जी हैं, भारत तिवारी जी हैं, राजीव कुमार गिरी जी हैं, अमित गौरव जी हैं, मोहम्मद मोहसिन जी हैं। आप सभी लोगों ने बिल्कुल सटीक जवाब दिया और जिनको नहीं पता था उनको मैंने बता दिया। अब आते हैं आज के सवाल पे, और ये सवाल शायद अपने देश के लिए गौरव की बात है, तो आपको पता होना चाहिए। मैं सोच रहा था कि आज ही आपको बता दूं, लेकिन फिर सोचा कि सवाल पूछूंगा शायद कुछ बता दें, तो कल बताऊं। दरअसल डिफेंस में, जो हमारे देश का डिफेंस सिस्टम है और जो हम लोग डिफेंस की चीज़ें बनाते हैं, यानी मिसाइल हुई और ये सारी चीज़ें हुई, उसमें आज हमारे देश ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, या फिर अपने देश के लिए तो एक रिकॉर्ड ही बनाया है। तो रिकॉर्ड क्या है, अगर आपको पता हो तो बताइएगा, नहीं पता हो तो कल मैं आपको बताऊंगा। और ऐसी ही कहानियों को और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को अपना प्यार दीजिएगा। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा, सावधान रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।